हेलो हेलो चेक माइक चेक टेस्टिंग। हेलो। चलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव है और हम लोग सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये इंस्टीट्यूट पटना महेंद्र में स्थित है। ये ऑफलाइन पढ़ाती थी बच्चों को, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन आके भी पढ़ाया जाए। आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अभी जो हम लोगों का प्लान है वो बहुत सिंपल सा प्लान है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सोचा है कि एग्ज़ाम के जो 15 दिन बचे हैं, जो क्लास 10th के बच्चे हैं जो फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड पढ़ते हैं उनके लिए भी वीडियो है, और जो हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी वीडियो है। तो जो बच्चे अभी जो फरवरी में एग्जाम देंगे उनके लिए हम लोगों ने प्लान किया कि क्वेश्चन बैंक सीरीज लाया जाए, जिनमें आपको अलग अलग टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो आपको ऑनलाइन आकर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम आपको साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव और साइंस का जो पूरा सब्जेक्ट है वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अगर आप इससे तैयारी करके जाते हैं तो आपका एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम गारंटी इस बात की। उसके अलावा आप देखें कि इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, फुल एक्सप्लेनेशन होगा वीडियो का। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी है या फिर जो लोग पढ़ लिए हैं उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा कि पूरे टॉपिक जितने क्वेश्चन है, यानी कि हम पूरे सिलेबस को क्वेश्चन के द्वारा रिवीजन भी करने वाले हैं और क्वेश्चन को देखने भी वाले हैं। हमारा टारगेट केवल ये नहीं होगा कि आंसर बता के छोड़ दिया जाएगा, आंसर ऐसा क्यों होगा उसका भी एक्सप्लेनेशन देंगे। इसके अलावा इससे, इस टॉपिक से या किसी भी टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो आपको ये सारा वीडियो सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि अपने पास समय कम है और काम बहुत ज़्यादा करना है। तो आइए देखें। चलिए, तो क्लास 10th के लिए हमारा ये क्वेश्चन बैंक सीरीज है। क्वेश्चन बैंक सीरीज के साथ आप कनेक्ट होइए, सारा वीडियो आपको मिलेगा सर्वोत्तम के यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा पैटर्न बता दूं, क्या पैटर्न है एग्जाम का। एग्जाम का जो पैटर्न है जिसमें 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं। चलिए, 80 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनमें से आपको 40 बनाना होता है। आप 80 का 80 मत बनाना, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है ना, तुम 80 का 80 बना दोगे। पहले पैटर्न समझ लो, इसलिए मैं पहले पैटर्न बना रहा हूँ, गलती मत कर देना भैया, ठीक है। कुछ लोग 50 बना देते हैं, कुछ लोग 60 बना देते हैं, उतना नहीं बनाना है, आपको 40 ही बनाना है, ठीक है। चूज करके 40 बना दीजिए। और किसी ज़्यादा बन जाए ना बाई मिस्टेक तो घबराने वाली बात नहीं है, अब वो मैनेज हो जाता है कंप्यूटर के द्वारा, तो आपको सोचना नहीं है। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो कम नहीं बनाने, ज़्यादा बना देंगे चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए 40 का 40 ही बने, क्योंकि आपके पास टाइम भी लिमिटेड होता है, 3 घंटे का टाइम होता है, उसी में बनाना होता है आपको। 24 नंबर, ये 24 क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाला, उसमें से आपको 12 बनाना है, ठीक है। और 5 नंबर का 6 क्वेश्चन आएगा, उनमें से आपको 3 बनाना है। इसके अलावा आप देख लीजिए टोटल 55 क्वेश्चन बनाने होते हैं, और ये आपको 100 नंबर का होता है, जिसमें से 20 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा और 80 नंबर एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बेटा टाइम कम है और क्वेश्चन कई सारे बनाने हैं, ठीक है। टाइम कम है, क्वेश्चन कई सारे बनाने हैं, टाइम कम है, कोई क्वेश्चन कई सारे बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चेंज करते हैं, डन। चलिए आगे। तो टाइम कम है और क्वेश्चन कई सारे बनाने हैं, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला जो सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, पूरे 2 लाख रुपए के लिए, है ना। मिलेंगे नहीं भैया, पहले कर लो एग्जाम की तैयारी, फिर सोचना पैसों के बारे में। चलिए आगे। सबसे पहला सवाल है कि अपर्तनांक किसका अधिक है ना। निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक अधिक होता है। सबको पता है हीरा का अपर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक। और हीरा के अपर्तनांक की बात करें तो ये होता है 2.42। तो हीरा का अपर्तनांक क्या हो जाएगा, 2.42 हो जाएगा। अब मुझे बताइए पानी का अपर्तनांक कितना होता है। केवल हम एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, जितने भी ऑप्शन होंगे उनका भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एक क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि हो सकता है इसके अलावा भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको भी छोड़ेंगे नहीं, बना के आएंगे हम लोग, 100% बना के आएंगे। तो विश्वास रखिए कि वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए शुरू देखते हैं, आगे देखते हैं। तो जल का जो अपर्तनांक होता है वो होता है भैया 1.33, ठीक है। अब शीशा का जो अपर्तनांक होता है वो होता है 1.5, और हवा का अपर्तनांक क्या होता है 1। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है। सबसे पहले अपर्तनांक क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं। अपर्तनांक को हम म्यू से सूचित करते हैं। म्यू क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या अनुपात। अगर किसी निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है ना, अपवर्तनांक कहा जाता है। इसको अगर अंग्रेजी में कहते हैं तो अंग्रेजी में कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ एन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इंग्लिश में भी सवाल पढ़िए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है ये बेटा सी है, तो वैक्यूम में या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है भैया। 3 गुना 8, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए ये देखिए, तो ये तो भैया कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है ना।
कांस्टेंट क्या होता है, नियत क्या होता है, ध्यान से समझिए। कांस्टेंट क्या होता है, वो चीज जो कभी ना बदले। कांस्टेंट क्या होता है, जो कभी ना बदले, है ना, कभी ना बदले, ठीक है, कभी ना बदले, है ना, कभी ना बदले, उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, नियत है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये जो म्यू है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका, है ना, किसका व्युत्क्रमानुपाती होगा, v का। v क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। इसीलिए हीरा में देखिए, जो हीरा में है प्रकाश की चाल बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा। अगर हीरा में प्रकाश की चाल की बात करें तो हीरा में जो प्रकाश की चाल होती है बेटा, राजा बेटा, हीरा में जो प्रकाश की चाल होती है, बता ही देते हैं, रुक जाओ, अरे ससुरा, हाँ ठीक है। हीरा में जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है। अगर जल में हम प्रकाश की चाल की बात करें तो जल में प्रकाश की चाल होती है बेटा, है ना, जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं सीसा में प्रकाश की चाल की बात करूं तो सीसा में जो प्रकाश की चाल होगी वो होगा 2.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी भैया, ये होगा 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर, लगभग लगभग मुरमुरा दीजिए तो लगभग लगभग हो जाएगा, और ये मीटर पर सेकंड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब देखिए, जिनमें प्रकाश की चाल कम है ना, उनमें उसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है। देखिए प्रकाश की चाल सबसे कम हीरा में है, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या है, सबसे ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी देखिए पूरी बातें समझ में आएगी, ये तो केवल एक क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भैया, अवतल दर्पण क्या कहते हैं, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो। तो ये आपको देखिए, इसका परावर्तक सतह है, ये जो अंदर वाला सतह है ये क्या है, परावर्तक सतह है। अगर ये धंसा है तो इसको अवतल दर्पण कहते हैं। अब मुझे बताइए कि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को, ये जो दर्पण इसके मिड वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। इसका एक केंद्र होता है, इस केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें होती है दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस। अब इसको हम क्या कह दिए, फोकस कह दिए। और फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। अब आपसे पूछा है कि फोकस दूरी धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, या जीरो होगी, या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक होगी, क्या होगी बताइए, क्या बता सकते हैं, बता सकते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं बता रहा हूं। चलिए आगे, इसमें देखिए ये जो धनात्मक है उसके लिए आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ना पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी के नियम है, क्या नियम है कि दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। तो आप मान लीजिए दर्पण का ध्रुव क्या है, अभी बताया है राजा बेटा, ये दर्पण का ध्रुव है, इसको मूल बिंदु मान लीजिए। उसके इधर के डायरेक्शन को, इधर वाले डायरेक्शन को क्या मानते हैं, इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इधर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा को धनात्मक मानते हैं और नीचे की दिशा को, है ना, ऋणात्मक मानते हैं। चलिए, तो ये वाला है ना, यहां से देखिए, यहां से दूरी सारी मापी जाती है, ध्रुव से ही सारी दूरी मापी जाती है। इधर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फोकस दूरी। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। और इधर वाली दूरी क्या कहलाती है, कैसी होती है, ऋणात्मक या धनात्मक, सबको पता है ऋणात्मक। इसका अंग्रेजी वर्जन देख लीजिए, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज नेगेटिव। बहुत प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा भी आ रहा होगा। थोड़ा सा कंटेंट पे हम लोग ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि समय कम है, और अगर आपके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक अगर किया जाए तो काम बनेगा नहीं अभी, क्योंकि हम लोग, है ना, बहुत अच्छा सोच के आए कि गजब एकदम पूरी बातें करनी है आप लोगों के साथ, एकदम पूरा एकदम कंटेंट देना है और अच्छे से पढ़ाना है भाई, एकदम क्लियर है। हम लोगों ने ऑफलाइन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया है और हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन भी आगे ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएं। बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, बहुत ईजी वे में आपको सिखाने वाले हैं, सारी चीज़ें सीख जाओगे, आसान होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं राजा बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा ये रहा, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस जानते हो, लेंस क्या होता है बेटा, है ना, लेंस वो होता है, ठीक है, जिसमें दो परावर्तक सतह पाई जाती है। ये दो परावर्तक सतह है ना, कोई भी लेंस पूछा है, इसने किसी स्पेसिफिक लेंस की बात नहीं की है। तो ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है, ये इसका क्या है बेटा, प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र है, ओके डन है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रकाशीय केंद्र है। और ये देखो, ये लेंस, ये किसी खोखले गोले का एक भाग होगा, ठीक है, किसी स्फीयर का पार्ट होगा, ये भी किसी स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है। इसका ये केंद्र है, तो ये हो गया, इसका ये केंद्र है,
इस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको हमने C1 दे दिया, इसका नाम हमने C2 दे दिया। तो दो अपवर्तक सतह होने की बात वजह से, है ना, दो अपवर्तक सतह होने की वजह से केंद्र भी कितने हो गए, दो। अब वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तन के बाद, क्योंकि लेंस में अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। ये मान लीजिए फोकस 2 है तो इसका नाम रखा गया फोकस 1, क्योंकि अगर किरण इधर से आएगी तो यहाँ मिलेगी। जैसे मान लीजिए किरण अगर यहाँ से आई, दूसरा बना देते हैं, देख लीजिए यहाँ ये लेंस है, इस बार किरण जो है यहाँ से आई, किरण यहाँ से आई, टकरा के यहाँ मिल गई, तो इस बार फोकस ये हो जाएगा। तो इस बार फोकस इधर है और एक बार फोकस इधर है, क्योंकि दो अपवर्तक सतह है, दोनों तरफ से किरण आ सकती है, इसलिए कहते हैं इसमें दो फोकस है। कितने फोकस हो गए, दो। तो लेंस में कितनी फोकस हो गई, दो। कितने प्रिंसिपल फोकस हो गए, दो। या तो फोकस कह दीजिए या तो प्रिंसिपल फोकस कह दीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर है इसलिए नाम दिया गया प्रिंसिपल फोकस। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, ये आपके लिए अगला सवाल है, दाढ़ी बढ़ाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, बताइए भैया। ये सवाल है जी, ये तो हलवा है ना, जो मम्मी बनाती है, हलवा है सवाल भैया। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए, हम भी बनाते हैं तो हमारे सामने एक मिरर होता है, उस मिरर का नाम है अवतल, है ना। बहुत अच्छा मिरर है, क्योंकि चेहरा इसमें थोबरा जो है ना बड़ा बड़ा सा दिखता है, ताकि दाढ़ी की कटिंग अच्छी से हुई है कि नहीं हुई है ये आप देख पाएँ या समझ पाएँ। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, वो है अवतल दर्पण। इतना ही नहीं, अवतल दर्पण के अलावा या अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने के अलावा भी कई सारा उपयोग है। जैसे कि आप जानते हैं कि गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तुमने कई सारे सिनेमा देखा होगा, सिनेमा में क्या होता है ना कि एक बड़ा सा लाइट होता है, जैसे हीरो और हीरोइन होती है, वो हीरोइन को लेकर भाग रहा होता है, ठीक है, और या फिर जेल से कोई मुजरिम फरार हो रहा होता है, ये कई सारी वीडियो में आपको दिखाया गया होगा। तो उसमें क्या होता है, बड़ी सी टॉर्च होती है, वो बड़ी सी टॉर्च है ना दूर तक जाती है लाइट उसकी, क्योंकि आपको पता है जो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है उस हेडलाइट में या सर्च लाइट में, है ना। सर्च मतलब खोजना होता है, सर्च लाइट मतलब खोजने वाली लाइट, ठीक है। गाड़ी का हेडलाइट यानी आगे जो हेड मतलब होता है आगे, आगे जो लाइट लगी है उसको हेडलाइट कहते हैं। तो उससे समांतर किरणें निकलती है, और आपको पता है समांतर किरणें बहुत दूर जाकर मिलती है, तो किरण जो है ना बहुत दूर तक जाती है। तो आसानी से क्या होता है ना, चोर या जो नायक या नायिका होते हैं जो भाग रहे होते हैं उनको आप आसानी से पकड़ पाएंगे, है ना। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट में किया जाता है। इसके अलावा जो डेंटिस्ट हैं, जो आंख कान गला इन सब का चेक करते हैं या दांत को चेक करते हैं, तो आपने देखा होगा डेंटिस्ट के पास एक मिरर होता है, वो दांत के आकार को बड़ा करके देखने में उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक बार पूछा गया सवाल है कि अवतल दर्पण के प्रयोग को लिखे, है ना। 4 प्रयोग आपके सामने मैंने बता दिया है, आप 2 नंबर का पूछता है, कम से कम 4 प्रयोग तो आपको लिखने ही लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, कह रहा है कि भैया किसके लिए सूटेबल है, सूटेबल सेविंग के लिए कौन सा मिरर सूटेबल है, कनकेव मिरर। कह रहा फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की क्या संबंध होते हैं, क्या के बीच क्या संबंध है। अरे भैया ये तो सबको पता है, बहुत इजी सवाल है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। पूरे ब्रह्मांड को पता चल जाएगा भैया, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2 होता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए। द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू F बराबर R/2, F बराबर R/2 होता है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे भैया, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। सवाल पढ़ लीजिए, सवाल अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब लेंस तो 2 होते हैं, या तो उत्तल लेंस होगा या तो अवतल लेंस होगा। आपको पता है उत्तल लेंस की खास बात क्या होती है कि उत्तल लेंस में प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें एक बिंदु पे आके मिल जाती है। अभिसारी का मतलब होता है आकर मिलना, अपसारी मतलब दूर चली जाना। तो लेंस में जो किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाए, ऐसे ही लेंस को क्या कहा जाएगा, अभिसारी लेंस। सर ऐसा कौन सा लेंस है, डायग्राम बना के चित्र बना के दिखाओ। देखो चित्र रूपे को देखें, तो ये अपना चित्र रूपे है, ये उत्तल लेंस है, इसका प्रकाशीय केंद्र है, ये वक्रता केंद्र वगैरह होता है, सबको पता होता है। ये C1 बोल दीजिए, ठीक है, इसको C2 बोल दीजिए। यहाँ से किरणें जो मिलाई ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें होगी, है ना, वो लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे आके मिलेगी, इस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो सारी किरणें, आपतित किरणें कहाँ मिल रही है, आके एक बिंदु पे, इसीलिए है ना उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। राजा बेटा उत्तल लेंस को क्या कह देंगे, अभिसारी लेंस कह देंगे। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है ना, कनकेव या कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आओ देखें, बहुत इजी सवाल है। कह रहा दृश्य प्रकाश में किस प्रकार के तरंगदैर्घ्य का
किस प्रकार तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग विच कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ इन द विजिबल लाइट? किसका कम होता है भैया वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य? आपने वो ट्रिक सुना होगा VIBGYOR। आपको आप लोग सब जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, जिनमें से अगर मैं देखूं तो ये मैंने आपको बढ़ते क्रम में, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लेमडा से रिप्रेजेंट किया, सॉरी वेवलेंथ को लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लेमडा को मैंने बढ़ते क्रम में लिखा है। तो ये वायलेट कलर है, बैगनी रंग है, और रेड है, लाल रंग है। तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 400 नैनोमीटर, और इसका क्या होता है बेटा 700 नैनोमीटर, है ना। अब मुझे बता दीजिए किसका वेवलेंथ कम है, किसका वेवलेंथ ज्यादा है? आंसर मिल गया, वायलेट का, बैगनी का, वायलेट का कम है और लाल का ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किसका कारण है भैया? तारे जो टिमटिमाते हैं ना उनमें अपवर्तन की घटना होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, लेकिन उसमें ऑप्शन में दे रखा अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। तारों का टिमटिमाना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं आपको यही समझा दूं तो समझा सकता हूं। देखो तारों के टिमटिमाने के बारे में, है ना। देखिए जो तारे होते हैं ना वो बहुत दूर होते हैं, पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, और आकार में बहुत छोटे होते हैं। तो बहुत दूर भी है, आकार में छोटा भी है, तो कहानी क्या बनती है देखिए ध्यान से। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है ना। कहाँ बनाऊं? यहाँ बनाता हूँ, देखिए आई होप यहाँ समझ में आएगा। ये अर्थ है, ठीक है, सुंदर अर्थ है, जहाँ आप जैसे कलवा कलवा लोग रहते हैं। ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का वायुमंडल है। अगर ये वायुमंडल नहीं होता ना तो ये कहानी नहीं होती। तारे टिमटिमाते नहीं, तारे टिमटिमाते नहीं, है ना, तारे नहीं टिमटिमाते फिर, ठीक है, तारे नहीं टिमटिमाते भैया, तारे नहीं टिमटिमाते। तो अब होगा क्या कि देखिए सूरज है, सूरज को कैसा बनाए? कलवा जैसा बना दे? नहीं, सूरज है, ये सन है, ठीक है, सन है। इसको 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 चलिए फिर से बनाते हैं। ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ठीक है, प्यारी अर्थ है जिसपे हम जैसे कलवा लोग रहते हैं, और ये आपका एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है। इसके अलावा ये सूरज है, ये सूरज है। सूरज से जो किरणें आती है, ठीक है, आप जानते हैं कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है कभी शांत नहीं रहता, गर्म और ठंडी हवाएं हमेशा चलती रहती है। और आपको पता है गर्म हवा का अपवर्तनांक अलग होता है, ठंडी हवा का अपवर्तनांक अलग होता है। तो लगातार जब अपवर्तनांक बदलते हैं ना तो किरणें मुड़ना शुरू हो जाती है। अगर अपवर्तनांक बदलेगा तो अपवर्तन की घटना होगी। आप लोगों को पता होगा कि अपवर्तन होता ही क्यों है। सर अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। अब ये जो अपवर्तन की घटना हो रही है वो अपवर्तनांक के कारण हो रही है। जैसे देख लीजिए, अपवर्तन को भी समझ लेते हैं। ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है ना। प्रकाश यहाँ से, यानी कि इस एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है, मान लीजिए हवा का माध्यम है और ये पानी है, आज कुछ तूफानी करते हैं, पानी है ये, ठीक है, और ये बेटा अभी अभी डाला है तो इसका नाम अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर ये माध्यम बदलता नहीं तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती, लेकिन माध्यम के बदल जाने से प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी नहीं, है ना। तो ये क्या होगा? अपने ओरिजिनल पाथ, इसका पथ ओरिजिनल पाथ ये है, तो अपने पाथ से विचलित हो जाएगी, मुड़ जाएगी इस तरीके से, है ना, मुड़ जाएगी। अच्छा, ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है, और ये सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की जो ओर मुड़ती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है। देखिए ये आपका क्या हो गया? एक्चुअल पाथ हो गया, तो अभिलंब की ओर मुड़ी, तो अभिलंब इधर है ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर नहीं जाती, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी सवाल समझ लीजिए कि अभिलंब की ओर, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। उसके अलावा देखिए क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि प्रकाश के ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आपको पता है वायुमंडल का जो अपवर्तन होता है, या वायुमंडल का जो वायुमंडल है कभी शांत नहीं रहता, गर्म और ठंडी हवाएं हमेशा चलती रहती है ना। और आप जानते हैं कि जब ये वाला जो माध्यम है, हवा का अपवर्तनांक अलग होता है, अभी बताया था 1 होता है, और पानी का अपवर्तनांक क्या होता है 1.33। तो अपवर्तनांक अलग अलग है। अगर अपवर्तनांक अलग अलग है तो अपवर्तन की घटना होगी। वायुमंडल में गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अगर वायुमंडल में ऐसा है तो वायुमंडल में अपवर्तन की घटना होगी, और अपवर्तन की घटना होने की वजह से जो सूरज से किरणें आती है ना, वो ऐसे मुड़ के आती है पृथ्वी पे। तो मान लीजिए हमारे जैसे यहाँ लोग रहते हैं, तो पृथ्वी के सरफेस पे हम लोग रहते हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, जो आदमी है, जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, उनको कभी लाइट यहाँ से आएगा। उसके बाद आप देख लीजिए फिर दोबारा परिवर्तन तो लगातार चल रहा है ना, तो किरणें और मुड़ के आएगी, ठीक है, किरणें और मुड़ के आएगी। तो लगातार किरणें मुड़ के आएगी, तो इस व्यक्ति को लगेगा कभी किरण, या कभी हम सन क्यों बनाए हैं भैया, सन क्यों बनाए हैं, है ना, सन की जगह पर तारा मानेंगे ना, तारा मानेंगे। सॉरी, एक बार फिर से देख लीजिए सवाल क्या है ना। सवाल है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन आर है यहाँ,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जिसकी वजह से है ना स्टार की ट्विंकलिंग होती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ अंडर वॉट यू आर, आपने पढ़ा होगा, जो खूबसूरत सी मैम होती है आपको बचपन में ये पढ़ाती है ना, और आप लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं, पूरा एकदम गीत गा गा के पढ़ते हैं, है ना। मीनिंग तो समझ में आता नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि मैम बड़ी खूबसूरत होती है, बस पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए देखिए, आज आपको मैं एक जो रीजन बताता हूँ, क्योंकि बचपन में आप पढ़े थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और आपको ये मैम ने नहीं बताया था कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको, है ना। आइए समझते हैं। अब जानते हैं कि जो अपवर्तन होता है पहले उसको समझ लेंगे, फिर वायुमंडलीय अपवर्तन को समझ लेंगे, उसके अलावा तारे क्यों टिमटिमाते हैं उसको समझ लेते हैं। तो पहला अपवर्तन क्या होता है, ध्यान समझिए, है ना। हमारे पास दो माध्यम, ये हवा है और ये पानी है ना, ये हवा है और ये पानी है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो देखिए प्रकाश जो है है ना, हमारे मामा का नाम है, प्रकाश जो है यहाँ से देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है। प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है, तो देखिए अगर माध्यम नहीं बदलता प्रकाश सीधी रेखा में चलती, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन कब, जब उसके माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं आ जाए। माध्यम बदल गया तो प्रकाश की जो किरण है उसकी जो दिशा है वो भी बदल जाएगी, है ना। आप देखिए अभी अभी जो डाला है मैंने 90 डिग्री पे, ये क्या है, अभी अभी डाला है, तो नाम दिया गया अभिलंब, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं नॉर्मल से। अगर माध्यम नहीं बदलता तो प्रकाश किरण सीधे जाती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माध्यम बदलने के कारण प्रकाश किरण जो है मुड़ के जाएगी, क्या होके जाएगी, मुड़ के। और ये बेटा ये जो माध्यम है ना वो विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है, और ये जो माध्यम है वो सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, एक्चुअल पाथ इसका ये है, लेकिन ये इधर मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, अपवर्तन कहते हैं। तो इस घटना को नाम दिया जाता है अपवर्तन, और इसी को अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन। अब वातावरण में भी क्या होता है कि गर्म और ठंडी हवाएं हमेशा चलती रहती है, तो गर्म और ठंडी हवाएं हमेशा चलती है। और अगर गर्म और ठंडी हवा हमेशा चलेगी, तो गर्म और ठंडी हवा हमेशा चलेगी, उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से होगा अपवर्तन, क्योंकि गर्म हवा और ठंडी हवा का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। आप देखिए इसमें हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है 1.33। अपवर्तनांक अलग है, इसलिए अपवर्तन की घटना हुई। तो अपवर्तन की घटना इसलिए होती है कि अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अब वायुमंडल कभी शांत नहीं है, कभी गर्म कभी ठंडी हवाएं चल रही है, तो लगातार गर्म और ठंडी हवा बदल रही है, तब अपवर्तनांक भी क्या होगा, लगातार बदलेगा। इससे होता क्या है कि ये जो स्टार है, स्टार तारा मैं बना देता हूं इस तरीके से, या तारा इस तरीके से होता है, ये तारा है, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ हमारे जैसे लोग रहते हैं, ठीक है, जिनको ये तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, बचपन में आपको भी दिखाई दिया होगा। तो यहाँ से तारे से क्या होगा, जो प्रकाश आती है ना, ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है, तारे से जो प्रकाश आती है तो यहाँ तक तो सीधी आएगी, यहाँ तक सीधी आएगी, लेकिन वायुमंडल में आने के कारण क्या होगा, है ना, गर्म और ठंडी हवाएं क्या होगी, चलेगी, जिसकी वजह से किरण क्या होगा, मुड़ जाएगा अपने पथ से, अपवर्तन की घटना होगी, फिर किरण और मुड़ जाएगा, फिर किरण और मुड़ जाएगा, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है कि अपवर्तन हो रहा है। तो आपको कभी लगेगा, इस व्यक्ति को लगेगा कभी तारा यहाँ है, इस व्यक्ति को लगेगा कभी तारा यहाँ है, इसको लगेगा कभी तारा यहाँ है। तो यानी कि आपको लगेगा कि कभी तारा यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ से प्रकाश आ रहा है, कभी यहाँ से प्रकाश आ रहा है, कभी यहाँ से आ रहा है, कभी यहाँ से आ रहा है। तो लगातार है ना आपको लगेगा कभी प्रकाश यहाँ से आ रहा है, कभी प्रकाश यहाँ से आ रहा है, कभी प्रकाश यहाँ से आ रहा है, जिसकी वजह से तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आपने दिवाली में वो बल्ब जलते हुए देखा होगा, उसको क्या करो तुम, स्विच है ना, उस ऑन होता है ना, उसको लगातार ऑन ऑफ करते रहो। या फिर आपने देखा होगा कि अगर आप ऑन कर देते तो लगातार वो अपने वो स्टार्ट ट्विंकलिंग करने लगता है, वो भी टिमटिमाने लगता है, कभी बंद होता है कभी जलता है, कभी बंद होता है कभी जलता है, बिल्कुल कभी लगेगा यहाँ से प्रकाश आ रहा है, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, इस तरह से आपका तारा टिमटिमाता है। एक बार समराइज कर देता हूँ सारी बातें कि जो तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आप जानते हैं पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है, गर्म और ठंडी हवाएं हमेशा चलती रहती है। गर्म हवा और ठंडी हवा का अपवर्तनांक अलग होता है, अलग अपवर्तनांक होने के कारण अपवर्तन की घटना होती है, जिस कारण जो किरण है ना वो मुड़ते जाएगी और पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति को तारा टिमटिमाता हुआ नजर दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बेटा क्या है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे अधिक, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कुछ लोग आंसर लगा के आते हैं वायु नहीं लगाना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ए और सी होता तब लगाते, ए और बी दिया है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सबसे अधिक क्या होता है, निर्वात में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इसका अंग्रेजी वर्जन देखना है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, बेटा वैक्यूम। चलिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, सबको पता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। अगर आपको परावर्तन पूछता तो भी 2 नियम होते, अपवर्तन पूछा है तो भी 2 नियम होंगे, है ना। अब ये दोनों नियम क्या है ये समझ लीजिए, ये दोनों नियम क्या है ये समझ लीजिए। आपको पता है ये गंगा नदी है, डूबना नहीं है इसमें, केवल जानना है गंगा नदी है,
ये हवा का माध्यम है ना, ये पानी है ना। अब गंगा नदी में तो पानी ही होता है ना, बालू थोड़े होगा, बालू भी होता है भैया। चलो ठीक है, यहाँ से किरण आई, यहाँ से किरण आई, अगर माध्यम नहीं बदलता तो ये ऐसे ऐसे जाती, हमारा ये इमेजिनेशन है कि ऐसे ऐसे जाती, लेकिन ये माध्यम बदल गया भाई। क्या बदल गया? माध्यम। और ये क्या है बेटा, अभी अभी जो डाला है 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री अभिलंब होता है, ये अभिलंब है जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो किरण आई है, आने वाली को आपतित कहते हैं, है ना, आने वाले को आपतित कहते हैं, ठीक है, आपतित किरण, आने वाले को आपतित कहते हैं, ठीक है, ओके डन है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले को आपतित कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगी, तो ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। अभी जस्ट बताया था, अभी तुरंत बताया ना, चलो आगे, है ना। तो ये अभिलंब की ओर क्या हो गई? मुड़ गई। तो ये जो किरण है ना, ये जो किरण है, जो मुड़ने वाली किरण है, उसको अपवर्तित किरण कहते हैं, है ना, आने वाली को आपतित, और यहाँ जो मुड़ गई उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। अब मुझे बताइए, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, तीनों क्या बोर्ड के प्लेन में है कि नहीं? तो तीनों एक ही तल में होती है, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है, यहाँ जो कोण बना है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब जो कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो कोण बनाती है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। और इसको हम आर से सूचित करते हैं, इसको आई से सूचित करते हैं। तो जो आपतन कोण की जया है, आपतन कोण की जया, जया को भी अंग्रेजी में साइन कहते हैं, तो आपतन कोण की जया यानी कि आपतन कोण है, इसकी जया, ठीक है, आपतन कोण और ये इसकी जया होगी। और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण यानी कि आर है और इसकी कोण की जया क्या है? अपवर्तन कोण की जो जया, जया मतलब साइन, दोनों का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, दोनों का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। और इसी दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। राजा बेटा स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कि रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पहले आप समझ लीजिए, जल विद्युत संयंत्र क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ये प्लांट बनाए जाते हैं, डैम वगैरह आपने सुना होगा इस तरीके से। तो पानी जो है बहुत हाइट पे होती है, एक अच्छी हाइट पे होती है, पानी हाइट पे होती है। और ये जो पानी है जब नीचे गिराया जाता है तो नीचे टरबाइन लगे होते हैं। टरबाइन क्या होगा? पंखे की जैसे संरचना होती है, उसको टरबाइन कहते हैं। तो पानी जब बहुत तेजी से ऊपर से गिरता है ना, तो टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता है। जब वो टरबाइन घूमेगा तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। तो जो ऊपर से पानी गिरा उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा थी। किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे नाम दिया जाता है स्थितिज ऊर्जा। फिर वहां से जब पानी गिरा तो गतिज ऊर्जा में क्या हो गया? परिवर्तित। गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। ध्यान से समझिए, है ना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। अब वो जो पानी था, जो पानी के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा थी, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। और जब वो टरबाइन घूमता है तो उससे जनरेटर चलता है, जनरेटर चलता है, और जनरेटर का काम है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। तो जो गतिज ऊर्जा थी वो किसमें परिवर्तित हो गई? विद्युत ऊर्जा में। तो अंततः अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो जो स्थितिज ऊर्जा थी वो किसमें परिवर्तित हो गई? गतिज ऊर्जा में। तो आपको पता चल गया होगा कि जो स्थितिज ऊर्जा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है राजा जी, वो किसमें कन्वर्ट हो गई? है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो आंसर इज पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल कह रहा है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, क्या करता है? बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। तो कैंडल को जब जलाओगे, जलाते हो ना भैया, वो जब आता है एक फेस्टिवल जिसमें हम लोग कैंडल लेके जाते हैं ना, चर्च वर्च जाते हैं लोग, ठीक है, ठीक है, जलाइए भाई कैंडल, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या दिक्कत है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है भैया, जलाइए कैंडल जलाइए, है ना, लोगों के तो दिल जलते हैं भैया, है ना, हम तो दिल जले बसे हैं। आओ देखिए, द बर्निंग ऑफ कैंडल चेंजेस, डोंट टेक इट सीरियसली। आओ, तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लाइट एनर्जी में। बहुत सिंपल सवाल है, ये कोई सवाल है जी? अरे बढ़िया सवाल पूछो यार, कुछ अच्छा पूछो, ये सवाल बढ़िया है, ये सवाल बढ़िया है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है? आंसर बता दो, एक्सप्लेनेशन देखो, दोनों बताते हैं। विद्युत वाहक बल की तुलना में ये हो जाता है कम। क्या हो जाता है? कभी ज्यादा कभी कम, नहीं कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। दुनिया में बहुत कम है इसलिए कम हो जाता है। चलिए भैया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, आप सबको मैंने बताया था, ये एक
सुचालक है, कंडक्टर है। आप सबको पता है कंडक्टर को जो माइक्रो कंडक्टर का जो माइक्रो एनालिसिस करते हैं यानी सूक्ष्मदर्शी से जब देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देता है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसकी लंबाई है, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है ये इसकी लंबाई है। और आपको पता है इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब ये कर्नल से टकराते हैं, पॉजिटिव चार्ज से टकराते हैं, तो ये इससे टकराएंगे, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा बेटा, टकराते हैं, टकराते तो इसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। इसकी एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है, हीट के फॉर्म में, ऊर्जा के फॉर्म में या ऊष्मा के फॉर्म में, है ना। तो जब तुम कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट चलाते हो तो वो गर्म हो जाता है, जैसे बोर्ड चल रहा है, बोर्ड गर्म हो जाएगा। या फिर आप कुछ भी अगर चलाते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस, अगर ज़्यादा लंबे समय तक चलाते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मोबाइल को ही देख लो, चलाओ लंबे समय तक गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कर्नल से टकराते हैं, और इलेक्ट्रॉन के किस्मत में ही लिखा है टकरा टकरा कर चलना। और जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो कौन सी ऊर्जा रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। और हीट एनर्जी रिलीज होने की वजह से जितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जितना विद्युत भाग बल होता है, उतनी करंट परिपथ से पास नहीं हो पाती है। देखिए विद्युत भाग बल क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ हमने कंडक्टर लगा दिया, ठीक है, ये कंडक्टर लगा दिया। इस आप जानते हैं करंट क्या होता है, ये पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं उच्च विभव। उच्च विभव ये होता है निम्न विभव। तो उच्च विभव है ये, और ये निम्न विभव है। विभव क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उच्च विभव है, निम्न विभव है, तो करंट जो है, धारा जो है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, है ना। हाई, ये अनुष्का शर्मा है, ये समझ में आ जाएगा तुमको। और ये विराट कोहली जी है, ये समझ में आ जाएगा भाई, है ना। इसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, इसका पोटेंशियल क्या है, कम। मान लीजिए इसका पोटेंशियल भैया 440 वोल्ट। तुमने वो गाना सुना होगा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, उसमें अनुष्का शर्मा जी थी शायद, मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो इनका जो विभव है बहुत पोटेंशियल 440 वोल्ट है, और इनका पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट, है ना। तो अब भैया विराट कोहली को फाइन है तो बुरा मत मानना, हम बस समझाने के लिए ले रहे हैं एग्जांपल, डोंट टेक इट सीरियसली प्लीज, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, हाई पोटेंशियल से करंट क्या हो जाएगा, तो विराट कोहली से करंट कहाँ जाए, ये अनुष्का शर्मा से करंट कहाँ जाएगा, विराट कोहली की तरफ। क्यों, क्योंकि उच्च विभव है और ये निम्न विभव है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या होगा, करंट का फॉलो होने लगता है। अब जब करंट फॉलो होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेगा हीट के फॉर्म में, जिसकी वजह से धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये भैया आंसर हो गया हमारा कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल को अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सेल अपॉन, है ना, ड्यूरिंग करंट बिकम्स क्या हो जाएगा, लेस देन द ईएमएफ, लेस देन ईएमएफ। चलिए आगे समझ गए आप। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। देखिए अगर आप प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहते हैं तो दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में जोड़िए, दूसरा आपको पार्श्व क्रम में जोड़िए। श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, सीधे तौर पे जुड़ जाते हैं। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़े तो आर एस बराबर क्या होगा, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो काम आपका क्या हो गया, आसान हो गया बेटा, है ना। तो अगर प्रतिरोध अगर ज्यादा इस तरीके से जुड़ेगा तो ये प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़िए तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। श्रेणी क्रम में जोड़िए, ये वाला आंसर यानी बी नंबर आंसर। इन सीरीज में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस चर का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। आप मुझे बताइए विद्युत चुंबक क्या होता है। सबसे पहले कॉपर की वायर होती है, इसको इस तरीके से मोड़ दिया जाता है और इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, इस बैटरी से जोड़ देते हैं। और ये जो पूरा का पूरी व्यवस्था है इसको परिनालिका कहा जाता है। और इस परिनालिका में हम नर्म लोहा को, ठीक है, जो सॉफ्ट आयरन होती है उसके रॉड को यहाँ रख देते हैं। अब ये जो लोहा है ना, अब ये लोहा ना रहा, लोहा ना रहा, अब ये चुंबक बन चुका है, क्योंकि यहाँ से जब धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो भी उसके अंदर भी चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो चुंबक बनता है उसे हम क्या कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। और अभी ये लोहा जो है वो विद्युत चुंबक का काम कर रहा है। जब करंट जाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जब यहाँ से देखिए स्विच है, स्विच बंद कर देंगे, या बंद है, इस स्विच को अगर खोल दें तो बेटा करंट जाना बंद हो जाएगा। करंट जाना अगर बंद हो गया तो आप समझ लीजिए कि ये जो चुंबक है, ये जो लोहा है वो फिर लोहा बन जाएगा। और जैसे करंट पास होने लगता है तो ये चुंबक की तरफ बर्ताव करने लगता है। समझ में आ गया। कह रहा उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। देखिए उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर राजा बेटा, है ना, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पूरी होती है। किसकी प्रक्रिया पूरी होती है, नाभिकीय संलयन। अब होता क्या नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं वो जुड़कर क्या हो जाते हैं, बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो हो जाता है अस्थाई, अस्थाई हो जाता है। तो छोटा न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, परिवर्तित। यानी कि जो छोटा
केंद्रक है या छोटा नाभिक है, नाभिक बोलिए, नाभिक बायोलॉजी में केंद्रक कहते हैं, नाभिक है वो जुड़कर बड़े से नाभिक में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, और अगर फिजन लिखा हो, फिजन FISSION, अगर फिजन लिखा है तो इसका मतलब होता है टूटना, है ना, टूटना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं आगे। ओ हो, अगला सवाल बहुत इजी है। हाँ, आपको कैसे पता? अरे याद है हमको ना, इसलिए पता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलिए। देखिए ये तो डायरेक्ट हो गया है ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन, है ना। जो लौंडे ऐसे चलाते हैं भैया बाइक वाइक, उनका सीधे, है ना, मिलन हो जाता है। तो आइए सवाल से मिलिए पहले आप, है ना। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम सौर सेल का इस्तेमाल करते हैं, सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो सोलर एनर्जी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज कॉल्ड बाय द सोलर सेल। कह रहा पवन विद्युत जनित्र में पवन ऊर्जा की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया? 12 से 14 किलोमीटर। अच्छी बात है, क्या है? अच्छी बात है, आंसर मिल गया हमारा, आंसर मिल गया। कह रहा मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? मिनिमम स्पीड बेटा आपको होनी चाहिए 15 किलोमीटर, यानी कि 12 से 14 किलोमीटर, आंसर हो गया। विद्युत भाग बल क्या होता है? देखिए विद्युत भाग बल विभवांतर होता है, विभवांतर अंग्रेजी में कहे तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कैसे? जैसे हमारे पास बैटरी है, बैटरी है, दिखा देता हूं, ये बैटरी है ना, बैटरी है। ये बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल। इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका पोटेंशियल कम होता है। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V है ना। तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल 1.5 है, 1.5 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल क्या है? 0 वोल्ट है। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, जो विभव का अंतर है, उसी को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो दो सिरों के बीच में जो विभव का अंतर होता है, जो विभवांतर होता है, उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? दो सिरों के बीच का विभवांतर, और दो सिरों के बीच की जो विभवांतर होती है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। देख लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी है, ये बैटरी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसका देख लीजिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसका जो पोटेंशियल अगर मैंने बताया है वो है 1.5 वोल्ट और ये है 0 वोल्ट। तो दोनों के बीच का जो विभवांतर होता है ना, इसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल का आंसर मिल गया आपको। चलिए मिल गया तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए इस चीज़ को, ताकि जो बच्चे नए हैं और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो आपके संपर्क में जो आपके मित्र हैं, उनको भी भेजिए, ताकि ये अच्छे से वो तैयारी कर पाएँ, है ना। हम लोगों ने यही सोचकर इस चीज़ को लाया है, तैयारी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन भेजिए, उनका भी फायदा हो जाए, उनका भी भला हो जाए। कर भला तो हो भला, आप जानते हैं, भला कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। कह रहा है घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? अब देखो धारा, कौन सी धारा है? प्रतिवर्ती धारा है, दिष्ट धारा है, और उसके अलावा चर दिष्ट धारा की, और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए धारा दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रतिवर्ती धारा, दूसरा होता है दिष्ट धारा। प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है? धारा का मान और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, और दिष्ट धारा में धारा का मान और दिशा क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। कई बार अंतर भी पूछ लिया जाएगा, तो आप इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर में, विद्युत धारा चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, अंतर वगैरह पढ़ा होगा तो अच्छी बात है ना। बाकी अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो परावर्ती धारा क्या होता है? जिसका धारा का मान और दिशा दोनों क्या हो जाती है? बदल जाती है, और इसका यूज हमारे घरों में होता है। तो इसको हम इंग्लिश में AC कहते हैं। तो ये AC करंट हो जाएगा, अल्टरनेट करंट। चलिए आगे। कह रहा वर्ण विक्षेपण कहाँ संभव है? वैक्यूम में। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, जैसे आपको पता है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अलग अलग रंगों में टूट जाता है, और प्रकाश का अलग अलग रंगों में टूटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, लाइट डिस्पर्सन कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। लेकिन जहां माध्यम ही नहीं है, तो क्या वहां प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो निर्वात में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, तो वैक्यूम में लाइट डिस्पर्सन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही आंसर है हमारा, वैक्यूम। वायु में रखा एक कांच की प्रिज्म, वायु में रखा है कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा है कांच का प्रिज्म आपतित किरण को क्या करता है? मोड़ देता है। अब देखिए वायु में रखा एक प्रिज्म है, हमारे पास वायु है, यहाँ मैंने एक प्रिज्म रखा है, यह आपतित किरण है। तो आपतित किरण किधर मुड़ जाएगी? आधार की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, आधार की ओर मुड़ जाती है, आधार की ओर मुड़ जाती है। प्रिज्म है, किरण आई, ठीक है। तो अगर माध्यम अलग नहीं होता तो ये किरण ऐसे ऐसे जाती, ऐसे ऐसे जाती, हो। तो ये प्रिज्म है, देख लीजिए अगेन, ये किरण ऐसे जाती, कोई नहीं इसको टोकता, तो ऐसे ऐसे माध्यम में परिवर्तन नहीं होता तो ऐसे ऐसे जाती। लेकिन माध्यम में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से आधार की तरफ, ये आधार है, इसकी तरफ क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। तो बेस की तरफ क्या होती है? मुड़ जाती है ना। टुवर्ड्स द बेस क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। बेंड मतलब होता है मुड़ना। चलिए बाबूजी आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया है, ये गजब सवाल है भाई, गजब सवाल है, अच्छा सवाल है ना। कह रहा है जिंक जब ऑक्सीजन से जुड़ा, है ना, जो बम फटा तो कैसे फटा? पहले बम आया फिर मुस्कुराया,
फिर बोला बम हूँ, फिर कहा गया फट लो, फट गया। सवाल देखिए, जिंक ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब जब जिंक ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा ना तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जिंक ऑक्सीजन के साथ जोड़कर क्या बनाता है, जिंक का ऑक्साइड बनाता है। और ये जो प्रक्रिया उपचयन है यानी कि ऑक्सीडेशन है, दो प्रक्रिया होती है, एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। दोनों के बारे में समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन है ना, चाचा और चाची, चाचा और चाची। रिडक्शन है ना, इसको हम कहते हैं हिंदी में उपचयन, है ना, उपचयन है ना, या फिर ऑक्सीकरण, 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 ठीक है। और इसको हम कहते हैं अवकरण, अवकरण या फिर अपचयन, अपचयन। याद रखिएगा, सवाल कई बार पूछा भी गया है ना। दोनों में क्या अंतर है, ये केमिस्ट्री का सवाल है लेकिन फिर भी यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। दोनों में क्या अंतर है, देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, सॉरी एक कॉल आ गया है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। ऑक्सीजन 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट दीजिएगा। चलिए, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, बाकी चीजें मैं याद करवा दूंगा। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है बाबूजी। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना अवकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो बाकी चीजें निकलेगी और क्या ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना है ना, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। फिर हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, पूरे पूरे 1 रुपये के लिए, है ना, बहुत चीप सवाल है इसलिए चीप दाम रखे हैं, है ना। 2 लाख वाला सवाल नहीं है। कह रहा खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत इजी है, बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं, Na2CO3 लिखे या NaHCO3 लिखे। बता दूं, देखो जिनमें हाइड्रोजन हो, केवल याद रखने के लिए, ये कोई लॉजिक या ट्रिक नहीं है, ये कोई मतलब रूल नहीं है, ये लॉजिक ट्रिक है ना। अगर हाइड्रोजन है तो याद रखिएगा ये खाने वाला सोडा है ना, खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा है। और खाने वाले सोडा को अंग्रेजी में कहते हैं बेकिंग सोडा। देखो कहाँ भैया, बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा कहते हैं। और इसका फार्मूला हो जाएगा NaHCO3। कह रहा कमरे के ताप पर कौन सा द्रव जो है, कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है। तो आपको पता चल गया होगा, ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। पारा, आपने डॉक्टर को देखा होगा यूज करते हुए थर्मामीटर में, तो पारा होता है ऐसे, जब बुखार लग जाए तो मुंह में रख के या फिर बॉडी पार्ट में टच करके उसको क्या किया जाता है, उसके टेम्परेचर आपने देखोगे ऊपर जाते हो तो पारा ही ऊपर जाता है, तो लिक्विड कंडीशन में होते हैं। देख पाएंगे, बहुत ईजी होता है, आप देख पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए, तो कौन सा मेटल लिक्विड कंडीशन में होगा, मरकरी। मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं, पारा, है ना, पारा। बैगन नहीं कहते, आई बैगन नहीं कहते भैया, है ना, आई बैगन नहीं। खैर आवर्त सारणी में शून्य समूह के कौन से तत्व हैं, जीरो ग्रुप, हीलियम। जीरो ग्रुप में देखिए कई सारे एलिमेंट आते हैं जिनका नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैरेप्टन, जेनन और रेडन। इनको याद रखने की ट्रिक है, हीना, है ना, हीना, नीना और करीना जिंदा रहे, किसके लिए, मेरे लिए। चलो भैया तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, अभी अभी एग्जाम जरूरी है भैया, चलो आगे एग्जाम पे फोकस कर लो, है ना, एग्जाम पे फोकस कर लो। बहुत आपको एग्जाम देना है ना, हाँ ठीक है देना है। आज इनमें से देख लीजिए विच ऑफ द एलिमेंट जीरो ग्रुप, है ना, हीलियम हो जाएगा। चलिए आगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज को मिलाने पर, है ना, रंग परिवर्तन है। यार ये तो एकदम बाथरूम जैसा रंग हो जाता है, एकदम बाथरूम जैसा रंग हो जाता है? नहीं समझे, देखो ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्षार होता है, यानी बेस होता है, ये क्षार होता है। जब क्षार में क्या करते हैं, मैथिल ऑरेंज मिलाते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ओसिट हो गया तुम्हारा, देखो ये पीला हो जाएगा, अल्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्लो। जब इस तरह के सवाल आते हैं ना कलर रूलर वाला, तो भैया कलर वाला सवाल लड़कियों से पूछे जाने चाहिए, है ना, क्योंकि कलर का आइडिया लड़कियों को बहुत ज़्यादा होता है ना, एज कम्पेयर टू बॉयज। चलिए आगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या, कौन सी गैस उत्तरदायी है, सबको पता है पोल्यूशन होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, CO2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, CO2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, आप जानते हैं ये पूरी अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है ना, या पूरी दुनिया मान लीजिए, पूरी दुनिया है या पृथ्वी है। यहाँ क्या कई सारे व्हीकल्स चलती है, आपको पता है आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कई सारे व्हीकल चलती है, तो चारों तरफ क्या होगा, CO2 का एक लेयर बन जाएगा। तो सूरज से जो किरणें आएगी ना, वो आने तो देती हैं लेकिन सूरज से किरणें लौटेगी नहीं। जब किरणें लौटेगी नहीं तो आसपास का तापमान क्या हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ जाएगा तो इससे पूरी पृथ्वी या इससे पूरी दुनिया क्या हो जाएगी,
है ना, पूरी दुनिया गर्म हो जाएगी। और पूरी दुनिया का गर्म होना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग मतलब गर्म होना, और ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया। चलो भैया, आया समझ, आया समझ, कई दिनों से समझ रहे थे तुम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। चलो आ गया समझ, सर आ गया समझ। चलिए आगे देखते हैं, कीप रखिए। हाँ, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। चलिए पता चल गया, ये भी याद रखिएगा, मैं आपको बता ही देता हूं, है ना। एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के 20 तक के परमाणु संख्या को कैसे याद रखा जाता है ये भी बता देते हैं। देखिए, तो ये एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के 20 तक, ये आपका यहां लिख देता हूं मैं, है ना। 11 नंबर पे आता है सोडियम, 12 नंबर पे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। बहुत पुरानी ट्रिक है और बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोगों की उम्मीद करते हैं इसे याद हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 11 होता है, 12 होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इनको याद रखने का ट्रिक है हमारे पास। क्या ट्रिक है, बहुत पुराना ट्रिक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। नहीं मांगे अल्लाह से, अल्लाह से पेप्सी, पेप्सी सोडा, है ना, पेप्सी सोडा, सोडा, कोको कोला, कोका कोला, है ना, और काजू केक। चलिए इससे आप याद रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर पूछता है एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक का अगर आपको पूछ ले, है ना, तो एटॉमिक नंबर भैया आ गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इनको याद रखने की ट्रिक बड़ी मजेदार है, इनको याद रखने की ट्रिक बड़ी मजेदार है ना। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत मजेदार है, मजा आएगा। देखो यहाँ, है ना, सुनो, ये भाई उनके लिए जब एक नायक और नायिका के बीच में प्रेम होता है ना, तो अपनी प्रेमिका से कहते हैं ये, है ना, सुनो, है ना, तुम विवाह कर लो मुझसे, मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। चलिए इससे आप याद रख सकते हैं। यहां से 21 से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्क्रीन पर, स्क्रीन पर, जल्दी आओ भाई जल्दी आओ। कह रहा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों, क्योंकि अम्ल पगला होता है। नहीं, देखिए ध्यान से, अम्ल का जलीय विलयन, तो आप मुझे बताइए कि अगर ये पानी का कंटेनर है और इसमें आज ब्लू है, पानी पानी पानी, तो ब्लू कलर का पानी बना लेते हैं, ठीक है। आज ब्लू है पानी पानी पानी, तो मैंने ब्लू कलर का पानी बनाया, वाटर, पानी, जल, है ना, नीर, वारी, बिस्लेरी, किनले, जो भी है। चलिए ये मैंने बनाया है। अब इसमें होगा क्या, होगा क्या कि इसमें हम क्या करते हैं, अम्ल वर्षा की बात करते हैं। तो ये अम्ल वर्षा है, पानी नहीं है, अम्ल वर्षा है, पानी नहीं है, अम्ल वर्षा है ना, पानी नहीं अम्ल वर्षा है, पानी नहीं अम्ल वर्षा है, पानी नहीं अम्ल वर्षा है, ठीक है, पानी नहीं अम्ल वर्षा है, पानी नहीं अम्ल वर्षा है, पानी नहीं अम्ल वर्षा है। चलिए भैया, पानी नहीं अम्ल वर्षा है। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। अम्ल वर्षा भैया, लो अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा में क्या होता है ना, कई सारे आयन्स पाए जाते हैं, कई सारे क्या होते हैं, आयन होते हैं, ठीक है, आयन होते हैं। या फिर अम्ल वर्षा में कई सारे आयन नहीं कहिए, अम्ल कह दीजिए, अम्ल वर्षा में कई सारे अम्ल पाए जाते हैं। तो जो कई सारे अम्ल होते हैं ना, आयन नहीं अम्ल होते हैं, ठीक है। सॉरी, मिस्टेक हो गया गलती से, है ना, मिस्टेक हो गया गलती से, तो मत करना भैया, हम तो करेंगे भैया, हम तो करेंगे। चलो आगे, है ना। अम्ल वर्षा में अम्ल होते हैं, और अम्ल को कहा जाता है वैद्युत अपघट्ट। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अपघट्ट, है ना। वैद्युत अपघट्ट वह पदार्थ है जो जल में जाकर आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो जब इसमें अम्ल आएगा ना, तो ये क्या हो जाएंगे, आयन्स में टूट जाएंगे। जैसे मान लीजिए HCl है, तो ये H प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो जब ये आयन में टूटेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन के बहने से धारा प्रवाहित होती है, दूसरी बात आयन के बहने से धारा प्रवाहित होती है। तो वैद्युत अपघट्ट में, है ना, वैद्युत अपघट्ट में आयन के बहने से ही धारा प्रवाहित होती है। जैसे एग्जांपल के लिए और समझे कि हमारे पास कंटेनर है, इसमें पानी है, ये लाल पानी है भैया, ठीक है, पानी है। तो इस पानी, ये शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी, प्योर वाटर, घर का वाटर नहीं, प्योर वाटर है, शुद्ध पानी है। तो इससे अगर मैं धारा प्रवाहित करूँ तो प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक मिला देना, NaCl मिला देना, क्योंकि ये लवण है,
जितने भी लवण होते हैं वो भी वैद्युत अपघट्य होते हैं, जितने भी क्षार होते हैं वो भी वैद्युत अपघट्य होते हैं। और इससे क्या होता है कि ये जो NaCl है वो Na+Cl- में टूट जाता है, आयन बना, और आयन की वजह से विद्युत धारा का क्या होने लगता है, चालन होने लगता है। चलिए अगला सवाल कहते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, है ना। तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, धातुओं के, अगर अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड की बात करें तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, है ना, वो क्षारीय होते हैं, है ना। एक बार स्वीटी से एक सवाल पूछा था, क्या पूछा था स्वीटी से सवाल कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, है ना, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, है ना। तो स्वीटी ने क्या कहा सुनिए, है ना, स्वीटी ने क्या कहा सुनिए, है ना, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय, है ना। कैसे याद रखो, स्वीटी को कैसे याद था, है ना, स्वीटी को कैसे याद था, आपको वैसे याद करा देते हैं, जैसे स्वीटी को याद था, जैसे स्वीटी को याद था वैसे आपको भी याद हो जाएगा, है ना। अ से अधातु, अ से अम्लीय, अ से अनार नहीं करेंगे, यहाँ बचपन में बड़ा अ से अनार, आ से मिली, आ से आम होता है, ई से मिली, ठीक है। तो अ से अधातु और अ से अम्लीय, तो अधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं भैया, अम्लीय होते हैं, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, क्या धातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। चाचा शरीफ है तो चाची कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। ओ माय गॉड, इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू, है ना। उनके लिए जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि सोना जो है वो 24 कैरेट का आता है मार्केट में। सोना के ऊपर एक कमेंट है, अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो 24 कैरेट का आता है। अब 24 कैरेट का आता है, उससे तो आभूषण बना नहीं सकते ना। तो आभूषण बनाने के लिए उसमें कुछ धातु मिलाई जाती है, और धातु को जब मिश्र, धातु का जो मिश्रण होता है उसी को क्या कह दिया जाता है, मिश्र धातु कह दिया जाता है। तो धातु को मिला देते हैं जिससे एलॉय बन जाता है, और उसी का यूज करके हम क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, यानी कि आभूषण बनाते हैं। अब आप लोग से बात पूछना चाहते हैं, है ना, इसके लिए कॉपर का यूज किया जाता है, ठीक है, कॉपर का यूज किया जाता है। आप मुझे बताइए, एक बात बताइए, कमेंट करके बताइएगा, या फिर सोचिए कि धातु में एक विशेष प्रकार की गुण पाई जाती है। सोना भी एक धातु है, धातु में गुण ये पाया जाता है कि उसके अंदर एक विशेष प्रकार की चमक होती है, धात्विक चमक होती है ना, जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव या आकर्षक दिखाई देता है या सुंदर दिखाई देता है। तो आप मुझे बताइए कि जो महिलाएं होती है वो सोना पहनकर, है ना, वो सोना पहनकर ये बोलती है कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, है ना, ये बोलता है कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। तो आप मुझे बताओ कि ये जो चमक है वो सोने का है कि महिला का है ना, सोच के बताओ, है ना, सोने का है कि महिला का है। और ये सारी बात अगर महिला समझ जाए ना, बोल मत देना भैया गलती से, और बाबूजी मम्मी को बोल देना कि ये जो सोना है ना, ये जो चमक है ना वो सोने की वजह से, ये सोने की चमक है तुम्हारी नहीं। तो कई सारी महिलाओं को लगता है सोना पहन को बहुत खूबसूरत लगती है। सॉरी आगे कमेंट नहीं करेंगे लेकिन बवाल हो जाएगा। लेकिन बाकी आप समझ गए, है ना, सारी महिलाओं को ये समझना चाहिए, सारे पुरुष को भी समझना चाहिए। और गलती से कोई पति अपने पत्नी को बोल देना, निपटा दिया जाएगा वो सस्ते में, है ना, 2 टका में निपटा दिया जाएगा। भैया बड़ी मार खाएगा, है ना। तो ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी बड़ी गड़बड़ है भाई, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी क्या बड़ी गड़बड़ वाली बात है। चलिए बड़ी गड़बड़ वाली बात है, ओके। अब क्या NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, AgNO3 सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट करके क्या बनाया बेटा, AgCl बनाया और NaNO3 बनाया, ठीक है। ये इनमें से कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, संयोजन है, वियोजन है, कौन सी अभिक्रिया है ना। तो देखिए भैया NaCl सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ये देखो ज्यादा अभिक्रियाशील है और ये कम अभिक्रियाशील है। तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील हो कम अभिक्रियाशील को लात मार के क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये हो गया बाहर, इजी हो गया बाहर। तो इसने कहा हम तो जाएंगे सनम लेकिन तुमको भी ले जाएंगे। तो क्लोरीन से इसने ये कहा कि हम तो जाएंगे सनम लेकिन तुमको भी ले जाएंगे, और Cl को ले दिया। और नीचे का जो तीर बता रहा है ना, ये इससे क्या बनता है, ये ठोस रूप में बना है, ठोस रूप में, और जल में अघुलनशील है। इसको बोलते हैं PPT बना है ना, PPT बना है। PPT का मतलब होता है कि अवक्षेप बना है। उसके अलावा देखिए अब ये Na है ना, NO3 के साथ क्या मिलकर क्या बना दिया, सोडियम नाइट्रेट बना दिया। अब इसमें विस्थापन कितनी बार हुआ, 2 बार, है ना। इसने इसको विस्थापित कर दिया, है ना, इसने इसको विस्थापित कर दिया, इसने इसको विस्थापित कर दिया। तो विस्थापन कितनी बार हुआ, 2 बार। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। क्या कहते हैं भैया, आज समझने के लिए, याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, देखो ध्यान से, है ना। ये अपना भैया ये अपना है विक्की कौशल जी है, विक्की कौशल जी है, ठीक है। और छोड़िए, अरे ये काम का नहीं, चलिए आगे बात करेंगे इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सिलिकॉन क्या है ना, सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन बेटा एक उपधातु है। कहाँ है अपना, सी नंबर ऑप्शन, उपधातु, मेटलॉइड है। आपको याद होगा मेटलॉइड की मैंने ट्रिक बताई थी ऑफलाइन वाले बच्चों को, आपको भी बता देता हूँ, है ना, किस तरीके से याद रखिएगा, है ना। टोटल 7 मेटलॉइड है, 7 उपधातु है, जो पीरियोडिक टेबल में अलग कलर से दिखाए गए, ऐसे बीच में ऐसे इस तरीके से दिखाए गए सीडी बना के, है ना। तो देखो क्या ट्रिक है, बायोलॉजी, सर जी और, है ना, और ठीक है, और सभी टीचर
है ना, पावरफुल है और पोलाइट भी, जो बोलना है बोलिए, ठीक है। बी से हो गया बोरोन, एस से हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलियम और पोलिनियम, टोटल क्या 7 हैं। याद रखने का ट्रिक है बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी सर जी और, है ना, और सभी टीचर है ना पोलाइट है, टीचर पोलाइट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, और अगर आपने इसको याद रख लिया, इसके अलावा आपने उपधातु का ट्रिक, ये आधातु का ट्रिक याद रख लिया, तो उसके अलावा आपको धातु याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा, है ना। अधातु का टॉपिक जब आएगा हम वहां आपको ट्रिक बताएंगे। चलिए ओके, कह रहा है वे तत्व जिनकी बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं, ठीक है। कह रहा है ऐसा तत्व बताइए जिनका जो आउटर मोस्ट सेल है, बाहरी कक्षा है, वो पूरी की पूरी भरी हुई है ना इलेक्ट्रॉन से। तो एक तो भैया ये तो यही हो गया उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस का जो कन्फिग्रेशन होता है वो होता है बेटा ये जो बाहर वाला जो कक्षा होता है, देखिए नोबल गैस का, तो अंदर वाला जो कक्षा और बाहर वाला कक्षा, तो नोबल गैस के बाहर वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 8 है, 4 5 6 7 8, और जिनके बाहर वाले कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होते हैं, पूरे भरे होते हैं, अस्थायी कहलाते हैं, तो नोबल गैस हो गया। कह रहा खरिया का सूत्र क्या होगा, है ना, खरिया का सब लोग जानते हैं, खरिया का सूत्र क्या होता है ना, खरिया का सूत्र होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है खरिया का सूत्र। तो खरिया का सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि आपको चौक का फार्मूला पूछे, वो जो व्हाइट बोर्ड पे पहले दिखाया करता था, अब तो जमाना ही बदल गया भाई, सिस्टम ही बदल गया, अब तो डिजिटल बोर्ड चल रहा है ना, CaCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड, अभी बताया था आपको, धातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और से अधातु, और से अम्लीय। तो सल्फर क्या अधातु, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, है ना, तो अधातु हो गया, अधातु का ऑक्साइड क्या हो गया अम्लीय, ये धातु है, इसका ऑक्साइड क्षारीय होगा, ये भी धातु है क्षारीय होगा, ये भी धातु है, इसका ऑक्साइड क्या होगा क्षारीय होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए कह रहे इनमें से कौन सा एल्काइन है, एल्काइन, देखिए एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है ना, एल्काइन की GF के बारे में बात करेंगे तो CnH2n+2, क्या होता है फार्मूला, जितना n क्या है कार्बन की संख्या, जितना कार्बन है डबल करके हाइड्रोजन कर दो, उसमें 2 जोड़ दो, ये एल्काइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल्काइन। देखिए जितना कार्बन, यहाँ कार्बन 1 है, डबल करके 2 जोड़ दिया गया, तो 2 करेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या, ये हो गया एल्काइन। तो सबसे पहला जो एल्काइन है, ओहो सॉरी एल्काइन बोला इसने, आई एम सो सॉरी, एल्काइन बोला, एल्केन नहीं बोला है, एल्काइन बोला है। एल्काइन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। चलिए तो एल्काइन की बात करते हैं, एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 है, तो जितने कार्बन है डबल करके हाइड्रोजन कर दो, उसमें से 2 घटा दो। चेक करिए, इसमें कार्बन 1 है लेकिन हाइड्रोजन डबल करके 2 जोड़े हुए थे, ये ऑप्शन होगा नहीं। इसको देख लीजिए, इसमें कार्बन 2 है और कार्बन हाइड्रोजन क्या है डबल है, ये भी नहीं होगा, डबल करके 2 घटाने हैं। इसमें कार्बन 2 है, डबल इसका 4 होता है, 4 में से 2 घटा दीजिए, कार्बन 2 है हाइड्रोजन 2 है, यानी कि अगर 2 करिएगा इसका, यानी कार्बन 2 है, अगर कार्बन 2 है तो इसका डबल करिएगा, क्या करिएगा डबल करिएगा। तो देखिए ध्यान से, अगर कार्बन इसमें 2 है तो हाइड्रोजन क्या करोगे 4 करोगे, इसमें से क्या घटाना है 2 घटाना है, तो ये बनेगा C2H2, आंसर क्या होगा C2H2, ये आंसर हो जाएगा C2H2। तो एल्काइन कौन सा इनमें से, सी नंबर ऑप्शन, ये वाला। चलिए आगे, कह रहा CaOC2H5, चलिए ये देखे भैया, है ना, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा देख लीजिए, ठीक है, जहां तक हो सकता है आज करेंगे हम लोग, बाकी जो होगा अगले वीडियो में करेंगे, तो मिलते रहेंगे हमें, अभी से मिलना तो चालू हो गया, तो मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहां तक देखिएगा, आई होप आपको और मजा आने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल डिस्कस करते हैं, CH3OC2H5। देखिए CH3 को हम मिथाइल कहते हैं, है ना, मिथाइल, और C2H5 को इथाइल कहते हैं, है ना, इथाइल कहते हैं। इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, अगर बीच में ऑक्सीजन हो जाए तो इसको ईथर कहा जाता है, क्या कहा जाता है ईथर। तो यहाँ इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, पहले ई आता है कि एम आता है, मैम सिखाई होगी, खूबसूरत सी जो मैम होती है, जो बचपन में पढ़ाती है, 1.5-2-3 किलो का लिपस्टिक लगाती है स्कूल में भी आजकल। तो ये इथाइल हो गया और ये मिथाइल हो गया, तो पहले ई आता अल्फाबेट में, तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर, खत्म। चलिए आगे, तो यूपीएससी नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर। ओ हो, एक बार जो जाए, आओ भाई, समय नहीं जाना चाहिए आपके लिए, समय यही रहेगा। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्न में से कौन से यौगिक को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जिनका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आप जानते हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल जो है ईंधन के रूप में किया जाता है, और अल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है वो होता है इथेनॉल, ठीक है, और पेट्रोल में मिलाकर इसका यूज किया जाता है पावर अल्कोहल के रूप में,
है ना, ये भी पढ़ा जाएगा। इथेनॉल, इथेनॉल को ही क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। चलिए, जिसमें ओएल लगा हो, जिसमें ओएल लगा हो वो अल्कोहल है ना। जिसमें ऑल लगा हो, ऑल, ऑल हिंदी में ऑल कहते हैं, अंग्रेजी में ओएल कहते हैं। तो जिसमें ऑल लगा वो क्या है, अल्कोहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पूरे 1,00,000 रुपए के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है। ये तो भैया बहुत अच्छा सवाल है, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखें पहली बात तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसने जिंक के साथ रिएक्ट किया। अब होता है क्या है कई बार कि जो ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये इससे कम अभिक्रियाशील है। तो ये जो कम अभिक्रियाशील धातु है अधिक अभिक्रियाशील को विस्थापित नहीं कर पाएगा, है ना। तो जब हम किसी से जीत नहीं पाते तो उससे दोस्ती कर लेते हैं, तो यहाँ दोस्ती हो जाएगी, है ना। ये अधिक अभिक्रियाशील है, जो ज्यादा ताकतवर, ये कम ताकतवर है ना। ये इसको हिला नहीं पा रहा है ना, अगर इसको हिला नहीं पा रहा तो दोस्ती करेगा, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे। और ये दोनों आपस में हिला नहीं पाएगा, कंबाइन हो जाएंगे, ये बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ये सोडियम जिंकेट है और इसके साथ कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये भी ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा मतलब वॉशिंग सोडा, जिसका उपयोग हम लोग धोने में करते हैं, कपड़े धोने में यूज किया जाता है। तो धोबिया सोडा का उपयोग पूछा है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है। ये तुमसे पूछा है जी, तुम तो खुद महान हो, ये जवाब तुमको आता होगा। हाइड्रोजन है तो वो खाने वाला सोडा है। धोबिया सोडा का फार्मूला होगा Na2CO3 10H2O। ये जो 10 पानी है ना वो रवाकरण के जल है, यानी जो पानी है ना वो ठोस रूप में रवा के फॉर्म में, रवाकरण के जल, रवाकरण के जल, है ना, जल। ये खरिया का सूत्र है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम चूने का पानी भी कहते हैं, है ना। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आगे अगला सवाल, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 43 पे आ गए, 50 तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3-4 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टोटल आपको 80 क्वेश्चन पूछा गया था, 50 क्वेश्चन इसमें करा देते हैं। 40 ही करवाना चाहिए था, लेकिन 50 करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो वीडियो होगा छोटा होगा, यहाँ देख लो, वहाँ का टाइम बच जाएगा। बात तो बराबर ही है भाई, कौन सा नया बात है। देखो अम्लराज में सांद्र, ठीक है, ये भैया अम्लराज है जो क्या करते हैं ना, जो जैसे गोल्ड कई बार क्या होता है कि फीका पड़ जाता है उसका रंग, या फिर चांदी वगैरह का जो रंग होता है या गोल्ड का जो रंग होता है वो कई लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसका रंग थोड़ा चेंज हो जाता है। तो उसमें शाइनिंग लाने के लिए, ये जो आभूषण होता है उसमें चमक लाने के लिए हम क्या करते हैं, अम्लराज का प्रयोग करते हैं। और अम्लराज में 2 अम्ल को मिलाया जाता है, क्योंकि एक अम्ल जो है ऐसे धातु जिनकी अभिक्रियाशीलता कम है उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, सोना का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो उसमें दोबारा चमक लाने के लिए क्या करते हैं, 2 अम्ल को मिलाया जाता है। एक तो मिलाया जाता है नाइट्रिक अम्ल को, दूसरा मिलाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 पार्ट होता है और HNO3 का यानी कि नाइट्रिक अम्ल का 1 पार्ट होता है। तो कह रहे दोनों का अनुपात क्या होगा, 1:3। टूचुक आंसर मिल गया, ये टूचुक आंसर मिल गया। रेशियो पूछा है, एक्वारेजिया कहते हैं अंग्रेजी में इसको। चलो भैया आगे बढ़े। कह रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, अब कोई अभिक्रिया है, देखिए भैया ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बना दिया, पानी। सर आपको कैसे पता कि पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर ही बना है। बेटा वो बाबा है जो हाथ की रेखा देकर बता देते हैं ब्याह कब होगा। आपने वो गाना भी सुना होगा, पंडित जी बताइए ना ब्याह कब हुई, और पंडित जी ने बड़ा सिंपल आंसर दिया था, हुई हुई जल्दी हुई, है ना। आप इंतजार कीजिए, आपका भी जल्दी होगा, है ना। पहले तो एग्जाम दे लो भैया। किसी लोगों को भैया मैट्रिक के बाद शादी होती है, हमारे गांव में बहुत सारे लोगों की मैट्रिक के बाद शादी हुई है। तो पहले तो मैट्रिक पास कर लो, क्योंकि लड़की वाले ने पूछेंगे मैट्रिक में कितना नंबर आया था, है ना। तो क्या कहोगे, 300, अरे भैया 300 प्लस लाओ, 400 प्लस लाओ, 450, 460, 470, 480, 490। हाँ ये मैक्सिमम में भी 11 वोट का, इससे ज्यादा नहीं गया कभी आज तक। चलिए आगे देख लेते हैं। भाई हट गया। तो देखो, अरे भैया तो क्या बताने का मतलब था, देखो फार्मूला देखकर बता देंगे किससे बना है। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु नहीं बदलते, जो परमाणु उसी से तो बना होगा। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, सिंपल बात, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और रिएक्शन के बाद बने पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद। तो क्या बोला, भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक। रिएक्टेंट अंग्रेजी में ठोक दो, अंग्रेजी में रिएक्टेंट ठोक दो भैया, ठोक दो। निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। और अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय। ये तो सवाल पीछे भी आया था, सेम सवाल था ये लो SO2। एक ही सवाल कितनी बार पूछोगे, कितनी बार पूछोगे भैया, कितनी बार पूछोगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है ना। जो लाल को नीला कर दे, देखिए 2 ट्रिक याद रखिएगा, एक अला है ना और एक छानी। अला और छानी। अम्ल जो है ना, वो अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार क्या कर देता है, नीला। इसने बोला कि जलीय घोल का लाल लिटमस पत्र क्या कर देता है, नीला, है ना। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल
किस पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को लाल से नीला बदलना है, तो नीला बदलने का काम किसका होता है? क्षार का, है ना। आज ब्लू है पानी 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 कि दिल है सानी 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 सानी, आगे नहीं आता है। चलो अगला सवाल है कि मानव शरीर का जो सामान्य पीएच होता है वो कितना होता है? सीमा सामान्य पीएच ये देखो 7 के करीब होता है, न्यूट्रल होता है हमारा बॉडी, है ना। उदासीन होता, उदासीन उदासीन, है ना, उदासीन ऐसा होता है हमारा बॉडी। बना देते हैं, हमको आता है ये हमको आता है उदासीन, है ना। जब कोई छोड़ के चले जाए ऐसा, तो बॉडी का पीएच होता है 7 से 8 के करीब करीब। चलिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा निम्न में से या निम्नांकित यौगिक में कौन सा जल में घुलनशील है? कह रहे इनमें से कौन सा यौगिक है जो जल में घुल सकता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं घुलेगा, मीथेन ये भी गैस है नहीं घुलेगा, बेंजीन ये भी गैस है नहीं घुलेगा, ग्लूकोज घुल जाता है। और हम पाउडर बना बना के गर्मी के मौसम में कई बार पिए, पीना भी चाहिए क्योंकि इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ग्लूकोन डी इंस्टेंट ताकत, है ना, ताकत चाहिए ना आपको, मिलता है भैया मिलता है। अब इस वीडियो को देखोगे तो इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं एग्जाम में हमारा क्या होगा, अरे उनके लिए कुछ नहीं होगा भैया, एग्जाम से पढ़िए, आराम से बैठ के घर में पढ़िए, वीडियो मिल रहा है पढ़िए। चलिए आगे अगला सवाल, कह रहे निम्न में से कौन सा अमलगम है? देखिए जो मरकरी का मिश्र धातु होता है उसको अमलगम बोलते हैं। जहां मरकरी दिख जाए वही अमलगम है, जहां मरकरी दिख जाए वही अमलगम है। जाते बकैती नहीं करे इसमें, सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास, अमलगम है। आगे देखो आगे, आगे देखो आगे, 50 नंबर सवाल है, इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ने वाले। 50 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर देता है? बाप रे बाप रे बाप रे, ओ माय गॉड। कह रहे निम्न में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? तो जिंक का सल्फेट है ZnSO4, है ना। इनमें से ऐसा कौन सा धातु के अंदर ऐसी ताकत है जो इस जिंक को विस्थापित करते हैं? तो भैया ताकत उसके अंदर होगी जो इससे अधिक अभिक्रियाशील होंगे। और अब आपको अभी क्रियाशीलता श्रेणी नहीं याद है तो ध्यान से देख लीजिए। क्रियाशीलता, केदारनाथ हमारे फूफा जी का नाम है, देखो इधर, है ना। तो उनको एक ट्रिक बनाया हमने, केदारनाथ का मामा आलू जरा फीका फीका पकाता है ना। उसके बाद आगे देखिए ट्रिक थोड़ा बदल गया है क्योंकि इसके ऊपर जितने भी है सभी की अभिक्रियाशीलता अधिक है, इसके नीचे अभिक्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी, है ना। तो कहे, है ना, कॉपर हो गया, सबका सिंबल तो आपको याद ही होगा, ठीक है। कहे हाँ जी, है ना, हाँ जी, आरती अपने पति से, है ना, अपने पति से। नया शादी हुआ, हाँ जी चलता है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, नया शादी में चलता है ये सब। अब मुझे बताइए जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो ये जिंक है। इससे ज्यादा अभिक्रियाशील या तो एल्युमिनियम है, या तो मैग्नीशियम, या तो कैल्शियम, या तो सोडियम, या तो पोटेशियम। टाइटेनियम नहीं ऑप्शन में, ये अपने में एल्युमिनियम है भैया, एल्युमिनियम। ये देखो एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या कर देगा, है ना, यहां से इसको विस्थापित कर देगा, और विस्थापित करने के बाद जिंक का तो भैया पीपीटी बन जाएगा, ये बनेगा आपका एल्युमिनियम सल्फेट। चलो आगे बढ़े। तो ये अपना 50 नंबर सवाल था, कंप्लीट हो चुका है। एल्युमिनियम क्या करेगा, जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, ये भी देख लीजिए। और आज बस इतना ही रखते हैं, अभी 30 क्वेश्चन और बचा ऑब्जेक्टिव में। एक छोटा सा वीडियो और आएगा जिसमें आपको 30 के 30 क्वेश्चन क्या कर दिए जाएंगे, डिस्कस कर दिए जाएंगे। ये वीडियो आपको सर्वोत्तम के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए। इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा, शेयर करिएगा उन लोगों को जिन लोगों का बोर्ड का एग्जामिनेशन है ना। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि आपका भला हो जाए, बाकी सबका भला हो जाए। सिंपल सी बात है, कर भला तो हो भला। तब तक के लिए जय हिंद। हम लोग मिलेंगे फिर दोबारा किसी नए वीडियो में मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू सो मच। 2023 का ये क्वेश्चन बैंक था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और आपको लगे फिर भी डाउट आ जाता है तो ऊपर उसमें नंबर भी दिया हुआ था, आप चाहे तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा मिलते रहेंगे हम लोग, धन्यवाद।